हेलो दोस्तों। मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो इलेक्ट्रीशियन की क्लास नंबर 4 होगी। दोस्त, कौन सी होगी? क्लास नंबर 4 होगी, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं। कंप्लीट ट्रेड थ्योरी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन की, मेरे प्यारे भाई। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर और डब्ल्यूसीएस, ये तीन क्लासेस यहाँ पे आपको पर डे मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। ठीक है दोस्त, चलिए। अगर आपको इन क्लास का पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, कि यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है यही बोर्ड का पीडीएफ चाहिए, तो भाई आपको इस नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा। 9170 99 68 06। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आगे की जो भी बातें हैं वो आपको बता दी जाएंगी व्हाट्सअप कर। ठीक है। एक और हमारा पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी मैं आपको दिखाई देता हूं यहाँ पे। उस पीडीएफ से भी आप क्या कर सकते हैं, उस पीडीएफ को भी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, है ना। बट वो क्या है कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, बट बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी उस पर काम ही चल रहा है, अभी इसको मैं ही लिख रहा हूँ और कोई नहीं लिख रहा है भाई, है ना। मेरा ही हैंड रिटन नोट्स है, ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारी चीजें, किस तरीके से आप एक नोट्स जो है मेरा वो आप ले सकते हो। इसके लिए आप व्हाट्सअप करिएगा दोस्त, ठीक है, जो नंबर मैंने आपको दिया है। यहाँ पे विथ फिगर मिलेगा आपको, है ना। अभी देखो, जहां जहां पे जरूरी है कि सर हमें फिगर चाहिए, वहां पे यहाँ पे फिगर भी लगा होगा, है ना। सारी चीजें जैसे पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से यहाँ पे। जिन्हें नहीं लिखना है वो मेरे से नोट्स ले सकते हैं, जो लोग लिखना चाहते हैं तो वो बोर्ड पीडीएफ ले सकते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे सारा कुछ फिगर लगा हुआ मिलेगा मेरे प्यारे भाई, सारी बातें मिलेंगी, है ना। इस तरीके से सारे फिगर लगे हुए मिलेंगे आपको, तो ये चीज भी आप यहाँ पे आ सकते हो, है ना। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? ठीक है भाई, चलिए चलते हैं अपनी क्लास पे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा और लिख देता हूँ सही से, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। 9170 996806। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, सारी बातें आपको पता हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था भाई? पिछली क्लास में अग्निशामक यंत्र पढ़ लिए थे। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया। देखो मेरे प्यारे भाई, कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया जो है ना, ये क्या होता है प्यारे भाई, कि इसके अंतर्गत होता है ना कि जब पीड़ित कोई होता है ना, पीड़ित होता है, जैसे कोई मान लो उसके साथ दुर्घटना हो गई, वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी विधियां होती है, किस तरीके से हमें उसको ठीक करना है जब तक डॉक्टर नहीं आता है, उसके पहले हमें क्या क्या प्रोसेस करने हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बताएंगे। तो कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया का मेन मोटिव क्या है, आपको बात समझ में आई होगी कि कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया जो है ना, इसके इस क्रिया के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सांस ना आने पर विभिन्न विविध प्रकार की जो कृत्रिम प्रक्रियाएं है ना, उनके द्वारा सांस दी जाती है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें छोटी सी बात का, है ना, छोटी सी डिफिनीशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सांस ना आने पर क्या लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति को सांस ना आने पर विविध प्रक्रिया, यानी कि विविध कृत्रिम श्वसन प्रक्रियाएं जो होती है ना, विविध कृत्रिम, है ना, श्वसन प्रक्रियाएं दी जाती है, विविध कृत्रिम प्रक्रियाओं, है ना। क्या होता है कि विविध कृत्रिम प्रक्रियाओं द्वारा सांस दी जाती, कृत्रिम प्रक्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है। बात आप समझ गए, विभिन्न कृत्रिम प्रक्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है। अच्छा, वो कौन कौन सी विधियां होती है भाई, कौन कौन सी विधियां जिनके द्वारा सांस जो है दी जाती है? तो सबसे पहले आती है हमारे पास सिल्वेस्टर विधि। सबसे पहले हमारे पास आती है
सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, बताओ भाई। सबसे पहली विधि हम समझेंगे सिल्वेस्टर विधि के बारे में। इसके बाद जो हमारे पास आता है मेरे प्यारे भाई, वो आती है सैफर्ड विधि। क्या आती है? सैफर्ड विधि। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे अभी डिटेल में। सैफर्ड विधि, इससे क्या क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग अभी यहाँ पे बात करेंगे। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात होती है दोस्त कि मुंह से मुंह में हवा देना, है ना। क्या है? कि मुंह से मुंह में हवा। ठीक है। और चौथा जो है हमारे पास, वो हमारे पास कृत्रिम यंत्र द्वारा श्वसन दी जाती है। क्या कि एक जो हमारे पास आजकल जो यंत्र चल रहे होते हैं, उनके द्वारा जो है श्वसन प्रक्रिया दी जाती है। बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्त, बताइए जरा। है ना, पहली विधि मैंने आपको बता दी सिल्वेस्टर विधि, दूसरी मैंने आपको बताई सैफर विधि, तीसरी मैंने बताई मुंह से मुंह में हवा भरना। अगला है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। जो कृत्रिम श्वास यंत्र होता है उसके द्वारा आप श्वास दे सकते हैं। क्या है? कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। ये चार विधियां हैं। इन चारों के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इनसे हमारे पास क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई, वो जो है वो बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे, वो है हमारे पास सिल्वेस्टर विधि। देखो सिल्वेस्टर विधि में होता क्या है मेरे प्यारे भाई, सिल्वेस्टर विधि में ये होता है कि जब कोई रोगी होता है या जब कोई पीड़ित होता है ना, तो क्या होता है, वो मान लो कि उसके चोट लग गई या कुछ भी हो गया, आग में झुलस गया, वो उसके सीने में कोई भी मतलब कि फ्रंट में यानी कि सीने में कोई भी दिक्कत हो जाए या सीने में छाले पड़ जाए, कोई भी तकलीफ है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसको सीने में यानी आगे के पोर्शन में दिक्कत है, तब हम उसको क्या करते हैं दोस्त, तब हम उसको क्या करते हैं, पीठ के बल लिटाते हैं, है ना। बताओ इस प्रक्रिया में क्या करते हैं हम मेरे प्यारे भाई, कि इस प्रक्रिया में सिंपल सी बात लिख लेते हैं जो लिखी जाती है। क्या लिखते हैं कि भाई जब पीड़ित में सीने की ओर छाले पड़ जाते हैं, है ना, तो क्या किया जाता है कि उसको पीठ के बल लिटाया जाता है। जब पीड़ित के सीने की ओर क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तब ये विधि की जाती है। कौन सी विधि? सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि मतलब सीने से, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सिल्वेस्टर विधि यानी कि सीने से, ऐसे आपको याद हो जाएगा। जैसे ही सिल्वेस्टर नाम आएगा आप सोचेंगे सीने में तकलीफ है। आपको ये दिमाग में लाना है कि अगर उसके सीने में तकलीफ है तो हम उसको जिस पोर्शन में तकलीफ है उधर की ओर नहीं लिटा सकते ना, तो हम क्या करेंगे, पीड़ित को पीठ के बल लिटाएंगे। अगर उसके सीने में तकलीफ है तो हम क्या करेंगे दोस्त, कि पीड़ित को पीठ के बल लिटाते हैं। क्या करते हैं? पीड़ित को पीठ के बल लिटाते हैं। समझ गए? पीड़ित को क्या करते हैं? पीठ के बल लिटाते हैं। जरूरी नहीं है कि पीड़ित के सीने में छाले ही पड़े, और भी तो तकलीफ हो सकती है ना। बताओ समझ गए कि नहीं बात को। इसमें हम क्या करते हैं, जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़ जाते हैं तो हम पीड़ित को पीठ के बल लिटा देते हैं, है ना। अच्छा, हम एक काम ये करते हैं कि सिर के नीचे एक तकिया रख देते हैं, जिससे उसका क्या हो कि जो गर्दन है ना, जो उसका सिर है वो थोड़ा झुका हुआ रहे, है ना। क्या रहे? थोड़ा सा ऊपर की ओर झुका हुआ। समझ गए ना। तो क्या करते हैं, पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, जिससे क्या है, उसका सीना ऊपर उठा रहता है ना। और हम क्या करते हैं कि पीठ के नीचे, है ना, क्या कर देते हैं दोस्त, पीठ के नीचे तकिया लगा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये पीठ के नीचे इन्होंने क्या लगाया, तकिया, है ना। पीठ के नीचे तकिया लगा देते हैं, जिससे उसका जो सीना है वो ऊपर की ओर उठा रहता है। ये तो हमारा पहला प्रोसेस हो गया जो यहाँ पे दिया गया। इसका दूसरा प्रोसेस क्या होता है दोस्त, दूसरा ये होता है कि जो हमारे पास क्या है, कि जब पीड़ित होता है उसको जब आप लिटा देते हैं, तो आपको इस तरीके से क्या करना होता है कि पीड़ित के सिर के पास बैठ जाना होता है। क्या करना होता है, पीड़ित के सिर के पास बैठ जाना होता है, और फिर क्या करना होता है, उसके दोनों हाथ को धीरे धीरे उसके सीने पर ले जाते हैं। पहले तो उसके हाथ को क्या करते हैं दोस्त, फैलाते हैं, है ना। क्या कहते हैं, हाथों को उसको सीधा फैला देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने की ओर ले जाते हैं। समझ गए कि नहीं, बताओ। समझ गए? ठीक है, ये बात हो गई।
इसी में आप इसको लिख सकते हैं। पहली वाली विधि में क्या कि पीठ के नीचे तकिया लगा दो, उसके बाद फिर पीड़ित को क्या करो कि उसके हाथ मोड़कर उसके सीने के पास ले जाओ और फिर उसके बाद हाथ को जो है धीरे धीरे फैला दो। इतना सा पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। और ये क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ये जो दूसरे मेथड पे है, इसी प्रक्रिया को है ना क्या करना है कि सीने पर ले जाना है और दबाव देना है और 2-3 सेकंड बाद हटा लेना है ना। अब मैं तो यहाँ पे सीधे लिख देता हूं कि 2-3 सेकंड बाद दबाव हटा लेना है, 2 से 3 सेकंड बाद दबाव हटा लेना है। और यह प्रक्रिया कितनी बार करनी होती है? यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया 10 से 12 बार 10 से 12 बार प्रति मिनट करना होता है। 10 से 12 बार प्रति मिनट करना होता है, ठीक है। 10 से 12 बार प्रति मिनट करना होता है, समझ गए। ये होती है हमारे पास सिल्वेस्टर मेथड। देखो सिल्वेस्टर मेथड में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो मेन क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब पीड़ित के पूछेगा कि भाई सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को कैसे लिटाता है, तो आपको सिल्वेस्टर से याद आएगा कि उसके सीने में चोट है तो हम क्या करेंगे, पीठ के बल लिटाएंगे। पीठ के बल लिटाएंगे, फिर उसको हाथ को मोड़ के सीने पे रखेंगे और दबाव देंगे, उस दाब को 2-3 सेकंड बाद हटा देंगे। और ये प्रक्रिया हमें प्रत्येक मिनट में 10 से 12 बार करनी होती है, ठीक है। आगे देखो सैफर्ड विधि क्या है मेरे प्यारे भाई, जस्ट अपोजिट है। किस चीज का अपोजिट है? आप कहेंगे सर ये अपोजिट है सिल्वेस्टर विधि का। ये सिल्वेस्टर विधि का क्या है, अपोजिट है ना। जब क्या हो जाए, ठीक उल्टा आप लिख सकते हैं कि जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़ जाए, क्या हो जाए कि जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़ जाए। जब पीड़ित के पीठ पर क्या हो जाए दोस्त, छाले पड़ जाए, है ना। जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़ जाते हैं तो क्या किया जाता है कि इसमें पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है या सीने के बल लिटाया जाता है ना। तब हम क्या करते हैं, तब पीड़ित को पेट या फिर लिख सकते हो सीने के बल लिटाते हैं, है ना। सीने के बल लिटाता है। बात को आप समझ गए? बोलो जरा, ये इतनी सी बात हो गई, है ना। फिर आप करेंगे क्या कि भाई उसको आपने लिटा दिया, उसके क्या करते हैं, उसके सिर को, जो सिर है भाई सीधे करके तो लेट नहीं सकता, उसके सिर को एक तरफ किसी भी तरफ करवट कर देते हैं और उसके सिर के नीचे पतला सा तकिया लगा देते हैं। ये बात आप समझ, जैसे इन्होंने क्या किया है, इसके सिर को करवट किया और यहाँ पे एक तकिया लगा दिया। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद करना क्या है, आपको उसके पीठ के पास इस तरीके से बैठना है और उसकी पीठ में इस तरीके से पकड़ना है ताकि आपका जो अंगूठा है और जो उंगलियां हैं इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बने। एक मेन पॉइंट होता है, इसको आप समझना है ना। फिर क्या करना है कि पीठ के पास पीठ उसके घुटनों के पास क्या करें, घुटनों के पास जो है घुटने के बल बैठ जाना है, सबसे पहली बात, है ना। तो आप लिखेंगे कि घुटने के पास घुटनों के बल बैठ जाना है ना, घुटनों के बल बैठ जाना है। घुटने के पास आप क्या करेंगे कि घुटनों के बल बैठ जाएंगे, है ना। फिर पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार हाथ रखना है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं डायरेक्टली कि पीठ पर पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार हाथ रखें कि, है ना, अंगूठे व अंगूठे व उंगलियों के बीच 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने। बात समझ गए कि नहीं समझ? ठीक है, बोलो। ये बात हो गई हमारी इतनी सी। फिर क्या करना है, जब आप पीठ में रख लेंगे, है ना,
तो दबाव देना है आपको, क्या करना है, दबाव देना है। और फिर क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, दबाव देंगे, ठीक है। तो दबाव जब देंगे तो इस दबाव को क्या करना है कि दबाव को 2 से 3 सेकंड बाद हटा लेना है। दबाव को 2 से 3 सेकंड बाद क्या करना है, हटा लेना है। बात आप समझ गए कि नहीं। और यह प्रक्रिया कितनी बार करनी है आपको, यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया 10 से 12 बार 10 से 12 बार प्रति सेकंड करनी है। 10 से 12 बार प्रति सेकंड करनी है। समझ गए कि नहीं, कुल। तो ये था सिल्वेस्टर और सेफर्ड विधि, दोनों विधि आपने समझ ली। सिल्वेस्टर भी समझ ली और सेफर्ड भी समझ ली। बात समझना, ये दोनों विधियां आपने समझ ली है, ठीक है। बोलो, अब बात करते हैं अगली विधि के बारे में कि मुंह से मुंह में हवा भरना, ठीक है। बोलो जरा, आप क्या कर सकते हैं इस विधि में, सीधे हम क्या करते हैं, मुंह से मुंह में हवा भरते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि दोस्त, सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे कि पीड़ित को सर्वप्रथम पीड़ित को पीठ के बल लिटाते हैं। सर्वप्रथम पीड़ित को क्या करेंगे, पीठ के बल लिटाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, आप ऐसे डायरेक्ट तो मुंह में हवा भर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो रोगी है, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले है ना, पीड़ित के मुंह को अच्छी तरीके से साफ करना है। क्या करना है दोस्त, कि पीड़ित के मुंह को अच्छे से साफ करना है। पीड़ित के मुंह को क्या करना है दोस्त, अच्छे से साफ करना है। इसके बाद उसके मुंह में, है ना, कोई एक साफ कपड़ा रख लेना है ना। उसके मुंह में क्या करना है, एक कोई महीन, मुंह पर महीन कपड़ा रख लेते हैं जो साफ हो। उसके मुंह में साफ महीन कपड़ा रख ले, जिससे हवा आर पार जा सके, ठीक है। क्या करेंगे आप कि उसके मुंह में एक साफ महीन कपड़ा रख लेंगे, ठीक है। बताओ जरा, और फिर क्या करेंगे कि उसके मुंह में फूंक मारेंगे, है ना। बोलो, ठीक है। ये 2 से 3 सेकंड में रुक रुक के करना है। और यह प्रक्रिया कितनी बार करनी है दोस्त, यह प्रक्रिया 10 से 12 बार, वही 10 से 12 बार प्रति मिनट, 10 से 12 बार प्रति मिनट करनी है। 10 से 12 बार प्रति मिनट करनी है। बात समझ गए, ठीक है। बताइए सर, इतनी बात आप समझ गए। अब बात करते हैं आगे, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। देखो, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति को सांस यहाँ पे दी जाती है ना। इसमें क्या करते हैं कि इस विधि में पीड़ित को क्या किया जाता है कि श्वास यंत्र द्वारा कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा क्या किया जाता है, सांस दी जाती है। आपने देखा होगा कई लोग लगाए भी रहते हैं। हॉस्पिटल में आप इस तरीके के अंदर देखे होंगे। पहले कुछ ऐसा होता था, लेकिन आजकल ये ऐसा हो गया है, क्योंकि अब अपडेट का जमाना चल रहा है, हर एक चीजें बदल रही हैं, है ना। तो ये मशीनें भी अपडेट होती जा रही। बोलो, इतनी बात आप समझ गए कि नहीं। बोलो, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है। ये होती है कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है व्यक्तिगत रक्षक उपकरण। व्यक्तिगत रक्षक उपकरण का मतलब होता है पीपीईएस, है ना। क्या होता है, पीपीईएस। अच्छा, पीपीईएस का आपसे पूछता है कि भाई इसका फुल फॉर्म बता दो, है ना। पीपीईएस का बोलता है कि फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका फुल फॉर्म होगा पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट,
ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है एग्जाम में कि पीपीएस का फुल फॉर्म, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इसका फुल फॉर्म होता है ना। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूं, पर्सनल प्रोटेक्टिव, ठीक है, इक्विपमेंट्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या होती है कि दो चीजें होती हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंदर दो चीजें होती हैं मेरे प्यारे भाई। इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। वो कौन कौन से भाग होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला भाग होता है गैर श्वसन। सबसे पहला भाग होता है कि गैर श्वसन टाइप के होते हैं कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। कुछ ऐसे होते हैं जो श्वसन टाइप के होते हैं। अब इनका मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि इनका मतलब क्या है। देखो, गैर श्वसन का मतलब होता है कि ये बॉडी के बाह्य भागों की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? ये बॉडी के बाह्य भागों की रक्षा करते हैं। ये बॉडी के बाह्य भागों की रक्षा करते हैं। समझ गए? जैसे कि हो गया हाथ, पैर, सर, है ना, इस तरीके से रक्षा करते हैं। अच्छा, जो आपके श्वसन वाले होते हैं ये क्या करते हैं? ये बॉडी, है ना, ये संदूषित हवा के, है ना, अंतः श्वसन के कारण नुकसान से रक्षा प्रदान करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि दूषित हवा से, है ना, हमें क्या करते हैं दोस्त? ये दूषित हवा से रक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? दूषित हवा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दूषित हवा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है ना कि नहीं? अब देखो जरा, मानव शरीर की रक्षा के, है ना, सहायक साधन कौन कौन से होते हैं उसकी मैं बात आपको बताता हूँ। ठीक है ना। ये देखो, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का पूरा चार्ट है, आप इसको समझ सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिएगा जरा, यहाँ पे है हेलमेट। हेलमेट का प्रयोग होता है हेड प्रोटेक्शन के लिए कि आपके सर में कोई चोट ना पहुंचे। यहाँ पे है गॉगल्स यानी कि आई प्रोटेक्शन, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये क्या है दोस्त? ये है हेलमेट। ये क्या है? इसको आप कहते हैं चश्मा, जो आंखों की रक्षा करता है। ये बॉडी प्रोटेक्शन है। बॉडी प्रोटेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? एप्रन, है ना, एप्रन। अच्छा, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है, जो आपका पैंट कह सकते हैं इसको आप, जो लेदर का होता है, जो आपको बचाता है ना। रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन है ये क्या है कि ये श्वसन यंत्र है, जिसे आप मास्क भी कह सकते हैं, जिसे आप क्या कह सकते हैं? मास्क भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हियरिंग प्रोटेक्शन है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? हियरिंग प्रोटेक्शन, जो शोरगुल होता है ना, शोरगुल, उसमें से रक्षा करता है, जिसे आप हेडफोन या कुछ ऐसा कह सकते हैं, है ना। इसको आप लिखिएगा, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा। हैंड प्रोटेक्शन के लिए क्या होते हैं? हैंड प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स होते हैं। ठीक है। फुट प्रोटेक्शन के लिए क्या होते हैं? फुट प्रोटेक्शन के लिए जूते होते हैं। ठीक है। ये कुछ 8 तरीके की चीजें होती है ना। ये 8 चीजें होती हैं जो आपके पूरे शरीर की रक्षा करती है। समझ गए कि नहीं बात को? अच्छा, ठीक है दोस्त, बताइए। इतनी बात आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है ना दोस्त? बताओ। तो ये जो पहला चैप्टर था ये यहाँ से आपका समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि होगा हमारा कॉमन टूल्स, है ना। कॉमन टूल्स के बारे में अगला चैप्टर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे दोस्त। कॉमन टूल्स, इसमें इलेक्ट्रीशियन में आने वाले जितने भी कॉमन टूल्स होंगे वो सारे टूल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, जिसको हम लोग कल शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको नोट्स चाहिए हो बोर्ड के या मेरे लिखे हुए, तो आप व्हाट्सएप जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए।